तो आइए बच्चों, आज हम बात करेंगे कीटोन बॉडीज़ के बारे में। तो कीटोन बॉडीज़ जो होती है, ये एसेंशियली ये 3 कंपाउंड्स जो यहाँ पे मेंशन किए हैं, एसीटोन, एसिटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। इन तीनों को हम कहते हैं कीटोन बॉडीज़, क्योंकि इनमें एसेंशियली सी डबल बॉन्ड ओ या कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उस वजह से इनको हम कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे इनमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन ये 3 कीटोन बॉडीज़ जो मैंने यहाँ पे दिखाई, इनमें से पहले 2 जो मैंने दिखाए हैं, एसीटोन और एसिटोएसीटेट, इनको कहते हैं ये भाई ट्रू कीटोन बॉडीज़ हैं। ये ट्रू कीटोन बॉडीज़ हैं। और जो थर्ड वाला बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है, इसमें कीटोन ग्रुप नहीं, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप नहीं होता है, तो इसीलिए इसको ट्रू कीटोन नहीं कहेंगे। ट्रू कीटोन बॉडी नहीं है ये एक ट्रू कीटोन बॉडी नहीं है। और जो अगर कीटोन बॉडीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब हम बात करें, इनका स्ट्रक्चर भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो कीटोन बॉडीज़ की होती है। तो कीटोन बॉडीज़ की प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, अनलाइक फैटी एसिड जो वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, और ये एनर्जी यील्डिंग होते हैं। तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि सारी कीटोन बॉडीज से एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है, जैसे कि खासकर हमारे पास एसीटोन है। तो एसीटोन जो है, ये इसको हम मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, मेटाबोलाइज नहीं कर सकते कीटोन को, एसीटोन को, सॉरी, जो एसीटोन होता है इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, और ये एसीटोन फिर हमारी बॉडी से सीधा एक्सक्रीट होता है वाया लंग्स। ठीक है, यही एक एक्सेप्शन है। बाकी जो कीटोन बॉडीज़ यहाँ पे दिखाई हैं, एसिटोएसीटेट है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है, जो दूसरी कीटोन बॉडीज़ हैं, उनसे हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि वो मेटाबोलाइज होती हैं। तो अब अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, मैं यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर भी दिखाना चाहता हूँ। जैसे एसीटोन का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये एसीटोन का स्ट्रक्चर, इसमें एक सी डबल बॉन्ड ग्रुप होना चाहिए, तो ये आपका आ गया एसीटोन। तो एसीटोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और दूसरा हमारा था एसिटोएसीटेट, इसमें 2 एसीटोन एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। तो एसिटोएसीटेट में भी आपका सी डबल बॉन्ड ग्रुप होगा, और इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी एंड में होता है, COH। तो ये आपका एसिटोएसीटेट हैं। तो ये 2 जो हैं, ये ट्रू कीटोन बॉडीज़ हैं। और इसके बाद हमने तीसरी कीटोन बॉडी जो बताई, वो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कैसा होता है, इसमें भी CH3CHOH होता है इस पर, ठीक है, और फिर इसमें CH2COOH होगा। तो यही डिफरेंस है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है वो एक ट्रू कीटोन बॉडी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें CHOH ग्रुप होता है। वाइलेस जो ट्रू कीटोन बॉडीज़ होती है, उनमें होना चाहिए सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। अब चूंकि ये जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो है, ये कीटोन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, इस वजह से ये कीटोन बॉडी है, एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड है। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो ये तो हो गया हमारा कीटोन बॉडीज़ का डेफिनेशन कि भाई कीटोन बॉडीज़ क्या होती है। अब हम एक प्रोसेस को देखते हैं जिसमें ये कीटोन बॉडीज़ एसेंशियली जनरेट होती हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कीटोजेनेसिस। तो अब हम बात करेंगे कीटोजेनेसिस के बारे में। कीटोजेनेसिस, तो कीटोजेनेसिस एसेंशियली क्या है, कीटोजेनेसिस आपका है कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये कीटोन बॉडी फॉर्मेशन है। तो कीटोन बॉडी फॉर्मेशन या सिंथेसिस भी कह सकते हैं आप। तो कीटोन बॉडी जब सिंथेसाइज होती है, उसको हम कीटोजेनेसिस कहेंगे। तो इसमें मेन ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है वो है लीवर। तो लीवर में कीटोजेनेसिस होती है, लेकिन लीवर की जो सेल्स होती हैं, जिनको हम हिपेटोसाइट्स हैं, उनमें होना चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहीं पे ये कीटोजेनेसिस होती है। क्योंकि इसके सारे एंजाइम, जो कीटोजेनेसिस के लिए सारे एंजाइम्स हैं, वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया में अवेलेबल होते हैं। तो अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, जो कि हमारा बीटा ऑक्सीडेशन से बना, अगर आपने पुराने लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे हमने ये दिखाया कि भाई जब फैटी एसिड होता है,
जो फैटी एसिड होता है जब वो एक्टिवेट होता है, फॉर एग्जांपल अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये कहाँ से बना, ये बनता है फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन के बाद जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, तो यही एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये प्रीकर्सर बनता है कीटोन बॉडी फॉर्मेशन का। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही कीटोन बॉडी फॉर्म होगी, कीटोन फॉर्मेशन इन्हीं से होगा। तो मैं पहले इसका एक साइकिल यहाँ पे दिखाऊंगा, फिर हम उन स्टेप्स को, जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो हम दिखाएंगे। तो कीटोजेनेसिस के जो एसेंशियली स्टेप्स हैं वो क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया, आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, एसिटाइल कोएंजाइम ए दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ फ्यूज़ होगा। तो ये दो जो फ्यूज़ होंगे इनको एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं आपका कीटोथायोलेज, कीटोथायोलेज। तो कीटोथायोलेज आके क्या करेगा, वो इन दोनों एसिटाइल ग्रुप्स को आपस में फ्यूज़ कर देगा और फ्यूज़ करने के बाद बनाएगा एसिटाइल को ए। तो एसिटोएसिटाइल को ए, अब क्या होगा इसमें थर्ड स्टेप, तीसरा जो स्टेप है, पहले दो फ्यूज़ हुए, फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, एसिटोएसिटाइल को ए जो है वो HMG को ए सिंथेज की प्रेजेंस में, जो HMG को एंजाइम ए सिंथेज है एंजाइम, यानी इस HMG को ए को ये जनरेट करेगा, सिंथेसाइज करेगा और बनाएगा HMG को ए, जो कि आपने बीटा ऑक्सीडेशन में भी पढ़ा होगा, मेरे पुराने लेक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया कि HMG को ए कहाँ जनरेट होता है। तो अब क्या होगा, अब ये HMG को एंजाइम ए जो है ये अब लाइज होगा, ठीक है, ये ब्रेक होगा, अब ये बनाएगा एसिटोएसिटेट, अब ये बनाएगा एसिटोएसिटेट। पहले एसिटोएसिटाइल बनाया, अब ये बनाएगा एसिटोएसिटेट, लेकिन ये HMG को ए लाइएज की प्रेजेंस में होता है। HMG को एंजाइम ए लाइएज एक एंजाइम है, तो लाइएज बेसिकली ब्रेक करते हैं और सिंथेसिस जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। अब इसके बाद और एक स्टेप आएगा जो कि क्या करेगा, वो इस एसिटोएसिटेट को ब्रेक करेगा दो हिस्सों में, क्योंकि लाइएज एंजाइम आ रहा है वो इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ब्रेक करने के बाद वो इसमें क्या क्या बनाएगा देखते हैं। ये बनाएगा एक एसीटोन, ठीक है, जो कि कीटोन बॉडी है, और बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो ये दो जो हैं ये कीटोन बॉडीज़ हमारी फॉर्म हुई हैं। तो यहाँ पे भी मैं इनके एंजाइम्स जो है वो मेंशन करता हूँ। तो जो यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, डिहाइड्रोजिनेज, इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज भी कह सकते हैं, या तो सिंपली आप डिहाइड्रोजिनेज कहिए। तो ये सारी रिएक्शंस जो हैं इनसे आप जनरेट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमारी जो है एसीटोन बॉडीज़। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ये है कीटोजेनेसिस। तो ये कीटोजेनेसिस है। तो यहाँ पे मैंने जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो रिलीज़ होते हैं या जो कोएंजाइम ए वगैरह यूज़ होता है वो नहीं दिखाया है, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप याद रखेंगे कि भाई एंजाइम्स कौन कौन से स्टेप में कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। तो एसेंशियली यही आपका कीटोजेनेसिस है। अब अगर हम इन स्टेप्स को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि हर एक स्टेप में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहले स्टेप में मैंने बोला कि 2 मोल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कॉन्डेंस होता है। तो ये वाला स्टेप जो है ये कॉन्डेंसेशन है। तो ये कॉन्डेंसेशन होती है 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए की, और वो बनाते हैं एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ कीटोथायोलेज होता है या थायोलेज की प्रेजेंस में होता है। तो ये एसिटोएसिटेट की जो सिंथेसिस है ये एसेंशियली आपका जो थायोलेज रिएक्शन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में पढ़ते हैं उसका रिवर्स है ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एसिटोएसिटाइल जो होता है या HMG को ए जो होता है वो वापस होता है कन्वर्ट इनटू एसिटाइल को ए और एक एकाइल को ए में। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं जहाँ पे हमने जो एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए है ये क्या करता है, इससे हमने बनाना है HMG कोएंजाइम ए, ठीक है। ये एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये दूसरे एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल को ए, ठीक है, और बनाता है HMG को ए। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है इसमें और एक एसिटाइल को ए,
तो एसिटोएसिटाइल को ए प्लस ये एसिटाइल को ए, ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारे जो बीटा हाइड्रोक्सी मीथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, यानी HMG कोएंजाइम ए बनाते हैं। और एंजाइम जो यूज़ हुआ वो क्या हुआ, HMG को ए सिंथेज। तो ये रिएक्शन जो होती है ना, यही रिएक्शन जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेगुलेट करती है हमारा जो कीटोजेनेसिस वाला स्टेप है, वो रेगुलेशन यहीं पे होता है। तो कीटोजेनेसिस का रेगुलेटरी स्टेप यही है। ये कीटोन बॉडी फॉर्मेशन में जो रेगुलेटरी स्टेप है वो है एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए जब कन्वर्ट होता है इनटू HMG कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ HMG को ए सिंथेज। और उसके बाद हमने चौथे स्टेप में क्या किया, हमने इस HMG कोएंजाइम ए को एसिटेट में कन्वर्ट किया, और ये जो एसिटेट है फिर ये ब्रेक होगा, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद ये क्या बनाएगा, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एक एसीटोन दे सकता है, और या तो बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट देता है, जो हमारी कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। तो ये तो कीटोजेनेसिस का आपका साइकिल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, देखिए जो ये कीटोन्स होते हैं, चूँकि इनमें कार्बन बैकबोन्स होती हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कार्बन बैकबोन्स जो होती हैं ये एसेंशियली कौन कौन से अमीनो एसिड्स से आती हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो कार्बन स्केलेटन की बात करेंगे, कार्बन स्केलेटन, ठीक है, जो इन्हीं एसीटोन या बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट या जो आपका दूसरे एसिटोएसिटेट जो कि कीटोन बॉडीज़ हैं, उनका कार्बन स्केलेटन कौन सा कार्बन कहाँ से आ रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो या तो आपने पढ़ा होगा कुछ अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं कि भाई वो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। तो वो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं वहीं से ये कार्बन्स आते हैं, आपके एसीटोन बॉडीज़ की जो कार्बन्स हैं वो वहीं से आते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स से। तो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं, तो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स आपके हैं ल्यूसीन। तो ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूसीन एक कीटोजेनिक अमीनो एसिड है, लाइसिन भी एक कीटोजेनिक अमीनो एसिड है, और जो फिनाइल एलेनिन है, ठीक है। और फिनाइल एलेनिन जो है ये भी आपका कीटोजेनिक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कार्बन स्केलेटन कहाँ से इनका आ रहा है कीटोन बॉडीज़ का। अब हम देखते हैं ये जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं ये बॉडी में यूटिलाइज़ कैसे होती हैं, जो यूटिलाइजेशन होता है किनका, कीटोन बॉडीज़ का, यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन्स। तो ये बॉडी में कैसे कैसे यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ के बारे में अगर हम देखें तो देखिए कीटोन बॉडीज़ जैसे मैंने पहले ही बोला ये होती हैं वाटर सॉल्युबल। तो ये पहली चीज़ हमने देखी, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जब ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं इसका मतलब है ये ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम कहाँ पे, लीवर में वाया ब्लड, ठीक है। तो ये लीवर में ईज़िली ट्रांसपोर्ट होते हैं, चाहे ये बॉडी में कहीं पे भी हो, किसी भी टिश्यू में हो, तो वहाँ पे ये वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर हम इनको कैरी करते हैं अनटू जो आपका लीवर है वहाँ पे ये कैरी हो जाएगा, ठीक है। जो दो कीटोन बॉडीज़ मैंने ऊपर दिखाई हैं जिनमें बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट है और आपका एसिटेट है, चूँकि एसीटोन मैंने बोला वो यूटिलाइज़ नहीं होता है और वो सीधे हमारा ब्रेथ से या लंग्स से बाहर निकल जाता है, तो हम दो ही के बारे में बात करेंगे। और वो दो यहाँ पे कौन से होंगे, एक तो आपका होगा एसिटेट, ठीक है, और दूसरा होगा आपका बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट। तो इन्हीं का यूटिलाइजेशन बॉडी में होगा, क्योंकि एसीटोन हमारी बॉडी से सीधा वाया ब्रेथ जो है, जो सांस से बाहर निकलता है सीधा वो। तो ये दो कीटोन बॉडीज़ जो मैंने यहाँ पे दिखाई, एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट, यही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, मेन एनर्जी सोर्स जो कीटोन बॉडीज़ का मेन एनर्जी सोर्स है वो यही दो कीटोन बॉडीज़ हैं, ठीक है। और ये एनर्जी सोर्स हमें एसेंशियली कहाँ पे चाहिए होता है, पेरिफेरल टिश्यूज़ में। पेरिफेरल टिश्यूज़ कौन सी होती हैं ये आपको पता होगा, जो पेरिफेरल टिश्यूज़ होती हैं वो एसेंशियली होती है आपकी, जैसे स्केलेटल मसल है, ठीक है, तो ये आपकी पेरिफेरल टिश्यू है। या आपका रीनल कोर्टेक्स है, तो रीनल कोर्टेक्स जो है ये भी एक पेरिफेरल टिश्यू है। या कार्डियक मसल्स जो होती हैं हार्ट में, ठीक है, तो इन सारी मसल्स में या रीनल कोर्टेक्स में या स्केलेटल मसल वगैरह में, इन पेरिफेरल टिश्यूज़ में हमें मेन एनर्जी सोर्स जो होता है वो ज़्यादातर यही कीटोन बॉडीज़ होती हैं, एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट। अब कुछ टिश्यूज़ ऐसे हैं जैसे कि आरबीसीज़ वगैरह हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है
तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही इस कीटोन बॉडी को यूटिलाइज़ करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ सेल्स ऐसी हैं जहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, जैसे कि आरबीसीज, लैक माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं है। तो वहाँ पे अब कीटोन बॉडीज़ जो हैं, वहाँ पे अब कीटोन बॉडीज़ कैन नॉट बी यूज्ड, तो वहाँ पे अब कीटोन बॉडीज़ यूज़ ही नहीं कर सकते। तो बॉडी हमारी जो है वो आरबीसीज में कीटोन बॉडी यूटिलाइजेशन कर ही नहीं सकती हैं। ठीक है, अब ये कीटोन बॉडीज़ जो हैं, क्योंकि अब देखें इन टिश्यूज़ में क्या होता है, जैसे आरबीसीज वगैरह है और कुछ और टिश्यूज़ जैसे ब्रेन वगैरह है, तो वहाँ पे आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ग्लूकोज, वहाँ पे आप ग्लूकोज को ही यूज़ करेंगे। अब आरबीसीज में ग्लूकोज जब यूज़ होता है और जो ब्रेन में जो ग्लूकोज यूज़ होता है, अब उसके अपोजिट में अगर आप देखेंगे जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं आपके, ठीक है, तो वहाँ पे आप ग्लूकोज भी यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे आप जो आपका जो एसीटोन बॉडीज़ हैं उनको भी, या कीटोन बॉडीज़ जिनको हम कहते हैं, जैसे बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट एसीटोएस्टेट है, इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोज को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इमरजेंसी सिचुएशंस में होता है, जैसे स्टारवेशन वगैरह है या किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस हुई, तो उस टाइम पे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो यही फैटी एसिड्स ही होते हैं या कीटोन बॉडीज़ ही होती हैं। उस टाइम पे ग्लूकोज आपकी बॉडी में बहुत कम होता है। ठीक है, तो स्टारवेशन के केस में क्या होगा, यहाँ पे नोट भी करते हैं, स्टारवेशन के केस में क्या होगा, स्टारवेशन के केस में कीटोन बॉडीज़ जो हैं वही आपकी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाती हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कीटोन बॉडीज़ ही बन जाती हैं। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं, ये इनकी कुछ रिएक्शंस देखते हैं, ये कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं या कैसे ब्रेक हो सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। क्योंकि कीटोन बॉडीज़ जब ब्रेक होंगी, ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम को पहले बनाएंगी और वही एसिटाइल कोएंजाइम जो है टीसीए साइकिल में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये कीटोन बॉडीज़ वो एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे एनर्जी फ्रॉम कीटोन बॉडीज़। ठीक है, तो कीटोन बॉडीज़ में बॉडी से एनर्जी कैसे मिलेगी, तो इसकी रिएक्शन में पहले दिखाता हूँ ये कैसे होता है। अब एसेंशियली रिवर्सल ऑफ स्टेप्स होगा, जो हमने बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट बनाया, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है जो कि कीटोन बॉडी है, इससे अगर हमें एनर्जी ऑब्टेन करनी है तो वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कैसे होगा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट जो है ये कन्वर्ट होगा, रिवर्स स्टेप्स होंगे, एसिटोएसिटेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम आएगा डिहाइड्रोजनेज, और ये एसिटोएसिटेट जो है ये फिर से कन्वर्ट होगा एसिटोएसिटाइल को ए में, एसिटोएसिटाइल को ए। तो ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है इसकी सिंथेसिस के कंपैरिजन में। और अभी एसिटोएसिटाइल जो है ये ब्रेक होगा और देगा ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल्स देगा एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए के, और हर एक स्टेप में एंजाइम्स यूज़ होंगे। वो एंजाइम्स हमने पहले ही दिखाए, जैसे मैंने दिखाया कि ऐसे वाली रिएक्शंस में जो है डिहाइड्रोजनेज यूज़ होता है और यहाँ पे थायोफोरेज यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स स्टेप है, जो सिंथेसिस का रिवर्स स्टेप है। और फिर यहाँ पे जो लास्ट वाली रिएक्शन हुई, इसमें थायोलेज एंजाइम यूज़ होगा जो एसिटाइल को एसेंशियली ब्रेक करेगा। तो अब ये जो एसिटाइल कोए आपने बनाए, तो ये एसेंशियली कहाँ जाएंगे, ये दोनों एसिटाइल कोए जो है ये जाएंगे आपके टीसीए साइकिल में। ठीक है, और वहाँ से क्या होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा, और वही एटीपी हमारी बॉडी जो है वो यूटिलाइज़ करके यूज़ करेगी। तो अब क्या करते हैं, अब हमने देखा कि भाई ये एसिटोएसिटाइल जो है ये क्या करता है, ये एसिटोएसिटाइल को ए जो है ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए देता है इस स्टेप में। लेकिन एसेंशियली यहाँ इस जो एनर्जी प्रोडक्शन कीटोन बॉडीज़ की है, इसमें से मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ, ये जो थायोफोरेज एंजाइम होता है, ठीक है, ये वाला एंजाइम जो मैंने दिखाया थायोफोरेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या होता है, ये लीवर में एब्सेंट होता है, लीवर में ये एंजाइम एब्सेंट होता है। इसीलिए क्या करते हैं, जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं वो लीवर में उनका यूटिलाइजेशन होता ही नहीं है। तो लीवर में ये आपको हमेशा याद रखना है कि लीवर में जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं, जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं वो सिंथेसाइज होती है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सिंथेसिस के एंजाइम्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं सारे। लेकिन अब अगर हम बात करेंगे इनकी यूटिलाइजेशन की, तो ये लीवर में यूटिलाइज नहीं होती हैं। कीटोन बॉडीज़ लीवर में सिंथेसाइज होती हैं बट नॉट यूटिलाइज्ड।
लेकिन वहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं होती है, क्योंकि हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है स्केलेटल मसल्स में या कार्डियक मसल्स में या पेरिफेरल टिश्यूज़ जो हैं उनमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हमें होती है स्टारवेशन के टाइम पे। तो इसी वजह से हमें कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज़ करना है उन पेरिफेरल टिश्यूज़ में, ना कि इसकी सिंथेसिस वाली जगह जो लीवर है वहाँ पे। तो इसीलिए जो इसमें एक सिस्टम क्रिएट किया गया है बाय नेचर, वो ये है कि थायोफोरेज एंजाइम जो एक क्रिटिकल रिएक्शन जो यहाँ पे दिखाई है इसको कैरी आउट करता है, ये थायोफोरेज एंजाइम जो है लीवर में एब्सेंट ही रहेगा। तो इसीलिए लीवर में इनका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, बट ये थायोफोरेज एंजाइम जो है ये आपके पेरिफेरल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है इन पेरिफेरल टिश्यूज़। तो इसी वजह से ये वाला रिएक्शन जो है एसिटोएस्टेट टू एसिटोएस्टाइल को ये वहाँ पे होगा। तो ये रिवर्स रिएक्शन जो है ये लीवर में नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट कि जो एसिटोएस्टेट टू एसिटोएस्टाइल को है ये लीवर में नहीं हो पाएगा। और एसिटोएस्टाइल को ए टू एसिटोएस्टेट जो है ये पेरिफेरल टिश्यूज़ में जो है वो रिएक्शन हो पाएगी। ये एसेंशियली आपको ऐसे ही याद रखना है कि ये एक रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इस स्टेज में जो एनर्जी प्रोडक्शन है कीटोन का, तो फॉरवर्ड रिएक्शन ये वाली रिएक्शन है जो नीचे की तरफ जा रही है। ये वाली रिएक्शन जब एसिटोएस्टेट एसिटोएस्टाइल को ए देता है, ये रिएक्शन हो सकती है कहाँ पे, पेरिफेरल टिश्यूज़ में, क्योंकि थायोफोरेज प्रेजेंट है। और ये रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन इसकी, यानी एसिटोएस्टाइल को ए टू एसिटोएसिटेट जो है वो पेरिफेरल टिश्यूज़ में नहीं हो सकता, वो खाली लीवर में हो सकता है, क्योंकि वो सिंथेसिस वाला स्टेप है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो कीटोन बॉडी से हम एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होती है। अब इसी के साथ अब हम देखते हैं कि अगर कीटोन बॉडीज़ जो है उनकी ओवर प्रोडक्शन हुई, अगर कीटोन बॉडीज़ ओवर प्रोड्यूस हुई यानी बहुत ज़्यादा बनी बॉडी में, ठीक है, जैसे ग्लूकोज बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो वो एनर्जी स्टोर होती है फाइनली इन द फॉर्म ऑफ फैट, या कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा बनने लगेगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो ओवर प्रोडक्शन कीटोन बॉडीज़ का होगा ये एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ वगैरह में यूटिलाइज़ नहीं हो पाता है ज़्यादा, तो कीटोन बॉडी ओबियसली ब्लड में ज़्यादा होगा और यूरिन में भी ज़्यादा होगा। तो यूरिन में बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा कीटोन बॉडीज़ का। तो जनरली हम जो हमारा जो कीटोन बॉडीज़ का ब्लड में कंसंट्रेशन देखा जाता है वो होता है 1 mg/dL, इतना होना चाहिए। इससे ज़्यादा हुआ तो वो यूरिन में एक्सक्रीट होने लगेगा। और इसके लिए एक टेस्ट आता है जिसको रोथीराज टेस्ट कहते हैं, ठीक है, जो हम लैब्स वगैरह में यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि ब्लड में आपका या यूरिन में आपका कितना कीटोन बॉडीज़ हैं। अगर कीटोन बॉडीज़ यूरिन में से एक्सक्रीट होने लगी तो इसका मतलब है कि बॉडीज़ में जो बॉडी है उसमें कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। एसेंशियली इसमें एक इजी चीज़ जो आपको मैं बताऊं वो याद रखने की ये है कि जब आपकी रेट ऑफ सिंथेसिस जो होती है, जो रेट ऑफ सिंथेसिस होती है कीटोन बॉडीज़ की, ठीक है, इसको KB से रिप्रेजेंट करता हूँ। जो रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़ जब ज़्यादा होती है दैन रेट ऑफ यूटिलाइजेशन, यानी आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बड़ी तेज़ी से बन रही हैं लेकिन उतनी तेज़ी से वो यूज़ नहीं हो रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं कीटोनीमिया। तो वो कंडीशन है आपकी कीटोनीमिया। तो कीटोनीमिया में क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़ होती है और उनकी यूटिलाइजेशन में डेफिशिएंसी होती है। अब जब कीटोनीमिया हुआ तो इसी वजह से जो है कीटोन यूरिया हो जाता है, ठीक है। तो उसी वजह से कीटोन यूरिया हो जाएगा, यानी कीटोन बॉडी जब बहुत ज़्यादा बनी तो वो ऑब्वियसली यूरिन में एक्सक्रीट होने लगेंगी क्योंकि वो यूटिलाइज भी नहीं हो रही है। और इस सारे प्रोसेस को जब कीटोनीमिया से कीटोन यूरिया हो जाए तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कीटोसिस। तो ये सारा प्रोसेस कहलाएगा कीटोसिस। और कीटोसिस की एक जो कंडीशंस जो पेशेंट में दिखती हैं वो क्या है, उनकी जो स्मेल होती है ब्रेथ की, ठीक है, वो एसीटोन की होती है, एसीटोन स्मेलिंग ब्रेथ होती है उनकी। क्योंकि मैंने बोला जो एसीटोन जो है वो भी एक कीटोन बॉडी है, वो भी जब बहुत ज़्यादा बनेगी तो वो एक्सक्रीशन उसका जो मेथड होता है वो होता है बाया ब्रेथ। तो वो सीधा मुंह से आपका जो है वो बाहर निकलता है जब आप ब्रीथ करते हैं एयर को बाहर, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या कहते हैं, जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़ है उनसे क्या होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में भी थोड़ा सा बताऊँ कि डायबिटीज़ में एसेंशियली क्या होता है
क्योंकि डायबिटीज़ और कीटोन बॉडीज़ बहुत ही रिलेटेड होती हैं एक दूसरे के साथ। तो हम देखेंगे जो डायबिटीज़ है, एसेंशियली जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस और कीटोन बॉडी फॉर्मेशन या कीटोसिस का आपस में क्या रिलेशन है। देखिए डायबिटीज़ मेलाइटस में आपको पता है वहाँ पे होती है इंसुलिन की डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इंसुलिन उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस में कम होता है। इस वो इंसुलिन कम होने की वजह से क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही इम्पेयर होता है और लिपोलाइसिस भी इम्पेयर होती है। तो दो चीज़ें यहाँ पे इम्पेयर होती हैं, वो यहाँ पे हम दिखाते हैं। एक तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो भी इम्पेयर होता है, ठीक है। और दूसरा जो आपका लिपोलाइसिस है, यानी लिपिड्स को ब्रेक करने का जो मैकेनिज़्म है, ये दोनों जो हैं ये बुरी तरह से अफेक्ट होती हैं। तो जब ये दोनों अफेक्ट होंगे तो अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है जो आपका एसिटाइल कोए है उसका। तो ये दोनों जब ब्रेक होंगे, ये दोनों जब इम्पेयर होंगे, सॉरी, तो क्या होता है उसकी वजह से बॉडी में क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया, उसकी वजह से एसिटाइल कोए जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा बनने लगेगा या बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। और जब एसिटाइल कोए एक्यूमुलेट होगा तो जो सिंथेसिस कीटोन बॉडीज़ की है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो इस वजह से क्या होगा, कीटोन बॉडीज़ की बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होने लगेंगी, तो कीटोन बॉडीज़ भी ज़्यादा होंगी बॉडी में, ठीक है। और जब कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा बनी तो ओबियसली जो कीटोन यूरिया है या कीटोसिस है वो कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस बहुत ही सीवियर केस है, ठीक है, सीवियर केस का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड में अगर पेशेंट का 100 mg/dL आ गया भाई आपका ये जो ब्लड प्लाज्मा में कीटोन बॉडीज़ का, ठीक है, कीटोन बॉडीज़ इतनी रेंज में आ गई, या अगर उनका जैसे यूरिन में जो एक्सक्रीशन हो रही है कीटोन बॉडीज़ की वो मानिए 500 mg/dL हुआ, तो उस केस में क्या होगा, ये कंडीशन हो जाती है डायबिटीज़ मेलाइटस में, यानी उनकी यूरिन में बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ होती हैं और उनके ब्लड में भी बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगती हैं। तो ये तो हो गया आपका जो कीटोन बॉडीज़ में हमने देखना था कि ये जब ओवर प्रोड्यूस होती हैं तो इसमें क्या होता है। अब इसके बाद हम कीटोन बॉडीज़ में एक और सेक्शन में मैं अलग से दिखाता हूँ, पढ़ते हैं हम रेगुलेशन। एक सिंपल रेगुलेशन दिखाता हूँ मैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसका रेगुलेशन, लेकिन आपको मेन जो हार्मोन्स हैं वो पता होने चाहिए। तो दो हार्मोन्स की बात करेंगे यहाँ पे, ग्लूकागॉन, ठीक है, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन का मैकेनिज्म मैं डायबिटीज़ मेलाइटिस में ही दिखा चुका हूँ। जब ये इम्पेयर होता है तो इस वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज फिर फाइनली एक्यूमुलेट होने लगती है यहाँ पे। तो ग्लूकागॉन भी एक दूसरा हार्मोन है जो कि कीटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। तो हम कीटोजेनेसिस को यहाँ पे दिखाते हैं कैसे रेगुलेट करेगा। तो कीटोजेनेसिस, ठीक है, तो कीटोजेनेसिस में हम दिखाते हैं ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन का होता है कीटोजेनेसिस पे पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट मतलब कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनने लगेंगी। और ग्लूकागॉन का जो होता है, सॉरी, जो इंसुलिन है, इंसुलिन का होता है, सॉरी, वो इंसुलिन का होता है नेगेटिव, ठीक है। इंसुलिन का बिल्कुल अपोजिट है, नेगेटिव इफेक्ट होता है कीटोन बॉडी फॉर्मेशन पे। और जो ग्लूकागॉन होता है वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है कीटोजेनेसिस पे। अब ये बेसिकली डिपेंड करता है कि बॉडी में ग्लूकागॉन और इंसुलिन का रेशो क्या है, ठीक है। इसको मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको आई से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये ग्लूकागॉन टू जो आई रेशो होता है, ये कितना होगा बॉडी में, वो ही रेगुलेट या डिसाइड करता है कि भाई कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो कितनी बनेंगी। और ये जी आई रेशो जो है या ग्लूकागॉन इंसुलिन रेशो जो है, जब भी इम्पेयर होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है वो दोनों इम्पेयर होंगे। तो उसके नतीजे में क्या है, जो आपकी कीटोन बॉडी फॉर्मेशन है वो भी अफेक्ट हो जाएगी। तो यही दो हार्मोन्स हमारी जो कीटोन बॉडी फॉर्मेशन है उसको रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हमने बताया पहले इसी लेक्चर में मैंने बात करी जो कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स हैं उनके बारे में मैंने बताया था। तो कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स जो हैं, हम देखते हैं कि भाई कुछ एंटी कीटोजेनिक चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, जो कीटोजेनेसिस को
इनहिबिट करेंगी, और कुछ कुछ होती हैं जो कीटोजेनिक होती हैं। तो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स के बारे में मैंने कहा। तो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से हमने कहे थे, इसी लेक्चर में हमने कहा कि भाई ल्यूसीन है, ठीक है, या लाइसिन के बारे में मैंने बताया, या टायरोसिन है, ठीक है, या फिनाइल एलेनिन भी बताया मैंने, ये कीटोजेनिक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एंटी कीटोजेनिक होती हैं, तो वो कीटोजेनेसिस को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें आपका ग्लूकोज आता है, ठीक है, और आता है आपका ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल भी एंटी कीटोजेनिक है। या कुछ जो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स में क्या आता है आपका एलेनिन है, ठीक है, या ग्लाइसिन है, या सीरीन है, या ग्लूटामेट भी है, ग्लूटामेट। तो ये सारे जो हैं ये एंटी कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं, या इनहिबिट करते हैं जो कीटोजेनेसिस है उसको। तो इनको कभी कभी हम ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स। तो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स जो भी होंगे वो सारे क्या करेंगे, वो हमारी कीटोजेनेसिस को इनहिबिट करेंगे। तो कीटोजेनेसिस इनहिबिटेड, तो ये सारे जो हैं ये कीटोजेनेसिस को इनहिबिट करेंगे आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया कीटोजेनिक और एंटी कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। और इसी के साथ इसी लेक्चर में हम एक और चीज़ जो है वो नोट करते हैं, वो है कीटो एसिडोसिस, ठीक है। तो कीटो एसिडोसिस क्या होता है, कीटो एसिडोसिस क्या होता है भाई। देखिए, जब दो कीटोन बॉडी जो मैंने दिखाई, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट, ठीक है, और दूसरा मैंने दिखाया एसिटो एसीटेट, ये दो कीटोन बॉडीज़ मेनली बॉडी में बनती हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की है। तो अब क्या होगा, जब बॉडी में ये दोनों एक्यूमुलेट होने लगेंगे, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट और एसिटोएसीटेट, तो ऑब्वियसली जो ब्लड है, ब्लड का पीएच जो है वो बहुत कम हो जाएगा, यानी उसकी एसिडिटी बढ़ने लगेगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इसकी वजह से होता है एसिडोसिस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होने की वजह से पीएच जो है वो लो हो जाएगा। तो पीएच लो होने का मतलब है कि एसिडिटी ब्लड की बढ़ने लगेंगी। और इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि कीटोन बॉडी जो ब्लड में होती है ना, वो डिसोशिएट हो जाती हैं और वो प्रोटॉन को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। तो ये कीटोन बॉडीज़ क्या करती हैं, ये H+ आयंस को रिलीज़ करती हैं, कहाँ पे, ब्लड में, जिसकी वजह से पीएच लो हो जाएगा और एसिडोसिस हो जाएगा। और एसिडोसिस अगर हुआ तो वो बहुत ही डेंजरस होता है, खासकर डायबिटीज़ में। जब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है तो कोमा या डेथ भी हो सकती है। और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये H+ क्यों रिलीज़ करती है, क्योंकि आपको याद रखना है भाई pKa जो इनका है वो 4 है, और जितना pKa लो होता है ना, ये कम होता है, तो उतना एसिडिटी जो है वो बढ़ने लगती है। और इसका ट्रीटमेंट अगर किसी को करना है तो भाई ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि बॉडी में जो H+ जो है रिलीज़ हुआ है ब्लड में, उसको हम किसी तरह से न्यूट्रलाइज कर सकें। तो इसी के साथ जो हमारा जो फैटी एसिड्स का यहाँ पे हमने एसिडोसिस पढ़ी, और